ओके फ्रेंड्स, तो फिर शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे यूनिट 9 पे सेकंड वीडियो है। आप इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो भी मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। और ये बताना चाहूँगी कि आपका कोई सा भी मीडियम हो, एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका जो यूनिट 9 से डर है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। टर्म जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला टर्म किसने दिया था? वॉज गिवन बाय जिम डोम्सिक। और कब दिया था? 1981 में, है ना। आईटी टर्म किसने दिया था? जिम डोम्सिक ने 1981 में। पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक, जैसे कि हमें पता है कि हम पीडीएफ के माध्यम से हर चीज़ बुक को जो है हमारे फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमें हार्ड कॉपी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल इसका एग्जाम्पल है। चैटिंग जो हम लोग करते हैं व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया ऐप पे, वो हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पा रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं अभी, और कोविड के बाद स्कूल में भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और कोचिंग वालों ने भी इसको शुरू किया है कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हैं, आप लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपना लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट कौन कौन से? जिस कंपोनेंट मतलब होता है कि इन 5 की ज़रूरत पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर आपको आईटी टेक्नोलॉजी का एक सेटअप बनाना है तो आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर चाहिए आपको, मशीन चाहिए सारी पूरी, है ना, सीपीयू वगैरह, मॉनिटर वगैरह सब चाहिए। सॉफ्टवेयर, उसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, वरना उस मशीन का आप क्या करोगे। उसमें प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अपलोडेड होना चाहिए। और कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन में क्या, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अगर सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगी, कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा, तो क्या आईटी का कोई मतलब है? नहीं ना। कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए ना, 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। डेटाबेस, मैं आपको ये जो प्रोवाइड कर रही हूँ ये एक डाटा है ना, तो डेटाबेस होना चाहिए, वरना किस बारे में बात करोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पूरे सेटअप को संचालित करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन की बात करते हैं। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स, ये दोनों हमारे यहाँ पे टॉपिक है, हमारे यूनिट 9 में मेंशन है, तो हम वहाँ पे भी इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ समझ लो कि आईटी में क्या है ना, ई कॉमर्स जो ई गवर्नेंस है, आजकल जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, ये सारी चीज़ों पे हैं, है ना, ट्विटर पे, इन सब पे वो अपने लोगों से कनेक्टेड है, गवर्नेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सारी स्कीम्स को हमारे तक पहुंचा रहे हैं इन सारे मीडिया के द्वारा, ठीक है, मीडियम ये वाला उपयोग करके। ई लर्निंग प्रोग्राम, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हम लोग किसका, आईटी का यूज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स, बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन ऐप बनाती हैं और वहाँ पे हम लोग ईजीली जाके शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ई हेल्थ, आपको पता है कि हम लोग घर पे बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और हम लोग घर बैठे मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे जिस पे आप लोग मेडिसिन मंगवा सकते हैं घर पे। ई बैंकिंग, घर बैठे आप खाते खोल सकते हैं और आप लोग बहुत सारे फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके नेट बैंकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें आईटी से रिलेटेड है। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे। पहले पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। फास्टर, लो कॉस्ट एंड रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये कैसे समझेंगे। फास्टर, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया आप तक पहुंच गया, बहुत फास्ट है। लो कॉस्ट, आप लोगों को इसके लिए कोई ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, बस एक नेट पैक होना चाहिए और आप लोग ईजिली इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाती हैं, है ना। तो लो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। मुझे जब समय मिला तब मैंने वीडियो बनाया, आपको जब समय मिला आपने वीडियो देखा। रिलायबल चीज़ें हैं ना, रिलायबल मोड है। पेपरलेस इन्वायरमेंट हो जाता है, एक बात तो हमें पता है, हम हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके पेपर पे लिखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। हम लोग ट्रीज़ से ही पेपर बनते थे, आपको पता है, तो उनकी कटिंग अब कम हो रही है, तो इन्वायरमेंट भी अच्छा रह रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट बन रहा है। बेटर डाटा स्टोरेज है, हमें पता है, और फाइल का मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। आप लोग कितनी भी पीडीएफ्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ी है, आप दुनिया के किसी भी कोने के इंसान से बात कर सकते हैं, किसी भी कोने में बैठ के, ठीक है। इफेक्टिव बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप बना है। बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे, क्योंकि अगर मुझे, पहले मैं एमपी में रहती हूँ, मुझे राजस्थान से कुछ खरीदना है तो राजस्थान ही जाना पड़ेगा, उस शॉप पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। पर अब मुझे घर बैठे वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि अब ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बिज़नेस वालों ने कंज्यूमर तक पकड़ बनाई है ना, दूर दूर तक कंज्यूमर से पकड़ बनाई, तो उनका रिलेशनशिप क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, इफेक्टिव हो गया।
रिसर्च में तो आईटी ने बहुत ज़्यादा मदद किया। हम लोगों को कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में इंक्रीमेंट हुआ है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया है, हमें पता है ये बात तो, है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, हमें पता है कि जो मोबाइल से रेडिएशन निकलते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ वाइज। प्राइवेसी, हम जानते हैं कि बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो हमारे पासवर्ड को हैक करके अकाउंट हैक कर लेते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं नहीं रही अब। सोशल प्रॉब्लम्स रही है, जैसे कि अननेसेसरी कमेंट करना, लोगों को ना डीमोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं आईटी, है ना। हम लोग इतने सोशल हो जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और फिर स्ट्रेस आउट रहते हैं, है ना, इमोशनली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जॉब लॉसेस हो जाती हैं, जैसे कि अगर सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल कर दोगे तो जो वो काम पहले इंसान कर रहा था अब कौन करता है, मोबाइल करने लगा, रोबोट्स करने लगे, तो इंसानों की कमी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे तो हमने पढ़ा था लो कॉस्ट किसके लिए, हमारे लिए है ना। पर जब अगर गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट को जब इम्प्लीमेंट करना होगा एक बड़ा आईटी प्रोग्राम, जैसे कि वो लोग भारत नेट वाला प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो ऑप्टिकल फाइबर्स से कनेक्ट कर रहे हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अलग वो जो हिमालयन के रीजन है उसको, तो उसका खर्चा कितना आता है, वो लोग ना हर बजट में उसके लिए एक अलग एक्सपेंस, अलग बजट उसके लिए रखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, तो वो एक मेजर एक्सपेंस होता है ना, बड़ा अमाउंट होता है। साइबर क्राइम, जैसे मैंने बताया प्राइवेसी के टाइम साइबर क्राइम बढ़ गए, हैकर्स बढ़ गए, जिससे हमारी चीज़ें हैक होती हैं और अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 3 मेथड्स पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है ना, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डाटा और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा, है ना। जैसे रेडियो टीवी है तो सेंडर ने सिग्नल्स भेजे और रिसीवर ने रिसीव किए। अगर आप लोग चाहें तो क्या टीवी वालों को सिग्नल्स पहुंचा सकते हैं? आप लोग बोले कि नहीं, अच्छा तो आप लोग ही क्या सीरियल्स बनाएंगे, हम लोग भी बना के टीवी पे डालेंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हम लोगों को भी वही टीवी के वहाँ पे जाना पड़ेगा, सेंडर बनना पड़ेगा और फिर सीरियल बना के वैसे वैसे डालो, ऐसा करना पड़ेगा। पर एक ही डायरेक्शन में अगर इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जैसे कि रेडियो टीवी वो लोग बताते हैं, हम सुनते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मैथड। हाफ डुप्लेक्स मैथड, इसमें क्या होता है ना, कम्युनिकेशन, ये बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप चाहें तो जो रिसीवर है वो भी सेंडर को सिग्नल्स भेज सकता है, पर इसमें ये होता है कि एक समय पे एक ही डायरेक्शन में चीज़ें फ्लो होंगी। जैसे कि वॉकी टॉकी में एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन, हम लोग हमारा मैसेज बोलते हैं कि हेलो दिस इज़ द मैसेज, एंड बोलते हैं, फिर एंड में क्या बोलते हैं, ओवर टू यू। ओवर टू यू बोल के हम लोग हमारा वो कट कर देते हैं और फिर सामने वाला बोलता है ना। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक ही समय पे एक ही सिग्नल जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। प्रोवाइड तो वो दोनों साइड से कर रहे हैं, पर एक समय पे एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है ना, बोथ डायरेक्शन और प्लस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बात कर लो। जैसे टेलीफोन पे और मोबाइल फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं तो आपकी फ्रेंड भी बोल सकती है, आप भी बोल सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं ना। और अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल में तो आप 3-4 जने एक साथ बात कर सकते हैं ना, तो बहुत सारी डायरेक्शन, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मैथड। ओके, कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे बात करेंगे, जैसे कि रेडियो में क्या होता है, टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग है, कम्युनिकेटिंग यूजिंग रेडियो वेव्स। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश अपनी जो MPPSC है उसने लास्ट ईयर पूछा था कि जो माइक्रोवेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो इस बार वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो रेडियो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो आपको फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, याद रखो, 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे बनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे बनाया जाता है, याद रखो। 1930 में क्या हुआ था, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। इंडिया में हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कब से स्टार्ट हुई थी, 1930 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1936 में क्या हुआ था, इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया बना था, जो बाद में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया, और बाद में उसको 1956 कैसे याद रखोगे, जब हमारा MP बना 1956 में ही ऑल इंडिया रेडियो को क्या कर दिया गया, आकाशवाणी नाम दे दिया गया, 1936। ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया, डॉक्टर जैप हडसन। अब ये कैसे याद रखोगे, जैप हडसन।
जब हमें किसी से ब्लूटूथ चाहिए होता है, हम कनेक्टिविटी चाहिए होती है, हम बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो। क्या लगाते हैं? माला की जाप करते हैं, ऑन कर दो यार, ऑन कर दो यार, है ना, तो जाप करते हैं। तो ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था? जैप हैडसन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे और सारी जनरेशन देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का जो नेट है ना, आप बोलते हैं कि 1G है, सेकंड 2G है, 3G है, 4G है कि 5G है। जब आप नेट पैक डलवाते हैं तो बोलते हैं ना। और अभी फिफ्थ जनरेशन नेट पे बहुत बातें चल रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा इंडिया में भी। तो कौन सा नेट कब आया, ये इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट जनरेशन का जो वो है वो कब आया था? 1979 में। और 2G कब आया था? 1991 में। 3G कब आया था? 2001 में। और 4G आया था 2009 में। 5G आया था 2016 में। और जब हम 4G वाले डाटा पैक डलवाते हैं तो आपको पता होगा ना, ऊपर सिम के पास LTE लिखा हुआ आता है ना। तो उस LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 2009 में इसका सेटअप हुआ था। और VOLTE का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये कब आया था? 2012 में। याद हो रही चीज़ें? याद करो इसको अच्छे से कि जो हमारा 1G है वो कब आया था? 1979 में। 2G कब आया था? 1991 में। 3G आया था 2001 में। 4G आया था 2009 में। 5G आया था 2006 में। और जिसके इम्प्लीमेंटेशन पे ये ऑल ओवर वर्ल्ड अभी नहीं फैला है, इस पे अभी काम चल रहा है 5G पे। ठीक है, अब पढ़े तो 2009 में, आगे पढ़ते हैं। 2009 में इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। इंडिया जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है 2019 में। मार्केट बना है, अभी भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम लोग ना, उसका इंपोर्ट ही करके। आप लोगों को भी अगर कोई स्मार्टफोन खरीदना होता है तो क्या आप लोग इंडिया की कोई ब्रांड खरीदते हैं? नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई अच्छी, है ना। हम लोग चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं तो सैमसंग खरीद लेते हैं या फिर कुछ और। पर इंडिया के पास ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जिसको हम लोग स्मार्टफोन के रूप में प्रेफर करें। पर स्मार्टफोन का मार्केट बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट, हम लोग खरीद रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2019 में। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था ना वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो वॉइस ओवर, यहाँ पे भी वॉइस ओवर ये सेम, इसमें ओ जो है ना वो छोटा लिखा होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया से रिलेटेड है ना। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इस पे बात करेंगे। ये है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, 1988 में बना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ये किसने बनाया? ये इन्होंने ही बनाया, 1991 में इन्होंने इसको बनाया। तो CDEC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है ना। तो ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र, और 1988 में बना। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, इन्होंने गरुड़ भी बनाया। गरुड़ इंडियाज़ नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है गरुड़। ओके, ट्राई की बात करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1997 में बना, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्शन 3 ऑफ ट्राई एक्ट 1997, मतलब ये क्या है? एक सांविधिक आयोग है ना, स्टैट्यूटरी कमीशन है। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 दिल्ली में बना और इस एक्ट के सेक्शन 3 में बना, है ना। ऑलमोस्ट सारे कमीशन जो है वो सेक्शन 3 में बनते हैं ना। NIC का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। नेशनल इन्फॉर्मेटिक, देखो मैंने यहाँ पे N नहीं लिखा है ना, लिख लेना IN। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर 1976, और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये इसने इस्टेब्लिश किया है नेशन वाइड कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड निकनेट, है ना। निकनेट को किसने इस्टेब्लिश किया है? निक ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने, जो कि 1976 में बना था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये निकनेट इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया? 1988 में। आगे पढ़ते हैं, NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2003 में बना।
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2003 में बना। BSNL 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो सबसे पहले इंटरनेट हमारे इंडिया में आया, उसको इसी कंपनी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 1986 में ये कंपनी बनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये दोनों BSNL और MTNL दोनों साथ साथ बनी 1986 में। BSNL जो है वो 2000 में बनी है। और TDSET जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब अगर डिस्प्यूट हो जाता है टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ भी, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगी, एक ट्राइब्यूनल बनाई 2000 में ही। ठीक है, अब कुछ पॉलिसीज़ पे बात कर लेते हैं जो इंडिया में चल रही है टेलीकॉम से रिलेटेड। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1994 में, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई 1999 में, और इसका अमेंडमेंट हुआ है 2012 में एक बार फिर से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, ये MPPSC पूछ चुकी है अपने प्रीवियस प्रीलिम्स में, और इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2008 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट याद रखना 2000 का है। ब्रॉडबैंड पॉलिसी आई है 2004 में। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई है 2018 में। ठीक है, तो ये टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ पॉलिसी और एक्ट हैं। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।